नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने एक विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने बांग्लादेश के टूटे हुए मंदिरों पर शपथ लेते हुए कहा कि वहां कई हिंदुओं की हत्या की गई और मंदिरों को नष्ट किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि यहाँ से सामग्री भेजी जा रही है और बांग्लादेश में भूख से अधिक मुसलमान मरेंगे। मंत्री ने बांग्लादेश में सरकार के बदलाव के बाद वहाँ आतंकवाद के बढ़ने और धार्मिक कट्टरपंथियों के प्रभाव के आने की भी बात कही है। शेख हसीना के राज समय ऐसा कोई वातावरण नहीं था। बांग्लादेश का जन्म भारत ने कराया है और उस बांग्लादेश में इस तरह की परिस्थितियां कभी नहीं थी। वर्तमान का दौर आपने देखा है, दुनिया ने देखा है, वो बहुत पीड़ादायी था। एक ऐसे देश के लिए जिस देश के रिश्ते अचानक एक सरकार बदलती है और मुखिया के बदलने से, सत्ता के परिवर्तन के बाद से ऐसी परिस्थितियां आई हैं, वो बहुत ही दुखद है। सरकार उसका संज्ञान ले रही है और सरकार ऐसे फैसले कर रही है कि धीरे धीरे सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शेख हसीना को यहाँ शरण देने को लेकर के नहीं लगता? नहीं, कहीं नहीं ऐसा है। वो चूंकि उनको नफरत है, वो देश जो है वो आतंकवाद की तरफ बढ़ रहा, वो देश में जिस तरीके की भावनाएं प्रबल हो रही हैं, ये बांग्लादेश भी अब दुनिया के उन देशों में शामिल होना चाहता है या ऐसा देश बनना चाहता है जहां बहुत कट्टरपंथियों का राज है। तो मुझको लगता है कि वो देश जिस तरफ जा रहा है वो भारत का, चूंकि वो पड़ोसी मुल्क है जिसकी भारत ने बहुत मदद किया है, जिसका जन्म ही भारत ने कराया है। एक ऐसा देश, शेख मुजीबुर रहमान कहा करते थे कि मैं भारत का कर्ज अपने शरीर के, अपने चमड़े से जूती बनाकर भी नहीं उतार सकता। ये वही बांग्लादेश है जो भारत का एहसान मानता था और आज भारत के प्रति उसका जो बदला हुआ व्यवहार है वो सिर्फ और सिर्फ एक बदली हुई सत्ता के चलते हैं। सर, वही बांग्लादेश के लाखों तेलंगाना किसान अपने एम्प्लॉइज को रमजान के महीने में 4 महीने तक छुट्टी देने का निर्णय किया। इस फैसले को कैसे देखते हैं? तुष्टीकरण। कोई सरकार अगर अपने किसी के लिए इस तरह की सोचती है तो सारा जो सरकारी एम्प्लॉई होगा, सरकारी नौकरियों में जो लोग हैं, निश्चित ही सरकार का काम प्रभावित होगा। तो ऐसे में ये तानाशाही भरा निर्णय है। अगर इस तरह का निर्णय है तो मैं नहीं समझता कि इस निर्णय की देश में कहीं सारे लोग इसकी कहीं ना कहीं से आलोचना करेंगे। एक तरफा निर्णय है और एक मनमानी का निर्णय है। चूँकि सरकार उन लोगों की है तो अपने लोगों के लिए क्या करते हैं उनका व्यक्तिगत अपना फैसला है। तुष्टीकरण की नीति है। ये फैसला सही नहीं लगता आपको? अगर रमजान का महीना है, पावन महीना है और इसमें ऐसी छूट दी जानी चाहिए 2 घंटे की। चलिए, तो मैंने कहा ना कि ये चीज़ें अब क्या सोच के सरकार ने निर्णय किया वो जाने, लेकिन अजीबोगरीब निर्णय है। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई लागू नहीं होगा। छुट्टियां चंद दिन की होती हैं। 30 त्यौहार हमारे भी होते हैं, किसी के भी होते हैं। हर धर्म के लोगों को अपने त्यौहार मनाने का अधिकार है और वो छुट्टियां सीमित होती हैं और उसका इंसान, चूँकि कोई भी व्यक्ति ऐसा उसके पास समय इतना नहीं होता, तो सरकार उतना ही छुट्टी देती है जितने से कि सरकार का काम भी चलता रहे, समाज भी चलता रहे और उस व्यक्ति का भी काम चलता रहे। विकास में बाधा आएगा? निश्चित आती है। बहुत लंबी छुट्टियां आप धीरे पहले देखिए ना, गर्मी की छुट्टियां कितनी बड़ी होती थी स्कूलों में। आज गर्मी की छुट्टियों का सत्र बदल गया तो अब बच्चों को बहुत कम समय मिलता है। विंटर वेकेशन होता था, लेकिन आज आपको लगता है कि वक्त की जितनी अधिक उपयोगिता है, वक्त का जितना सदुपयोग कर लिया जाए, तो फिर ये तो किसी राज्य की सरकार को के ऊपर निर्णय है कि वो क्या फैसला लेती है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में भाजपा नेता और बलिया जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष विनोद शंकर दुबे ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि 18 समितियों ने बैंक से 8 करोड़ की धोखाधड़ी की और संबंधित दस्तावेज नष्ट कर दिए। इसके अलावा उन्होंने सहकारी के एआर और एएससीओ पर काले बाजारी की प्रैक्टिस करने का भी आरोप लगाया है, जैसे कि उर्वरक को अवैध कीमत पर
अधिक कीमत पर बेचना और उर्वरक व रंग विहार बेचकर मुनाफा कमाना। बिहार भेजा जा रहा है। उर्वरक की जब्ती के बावजूद कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई है। दुबे ने जिलाधिकारी से जांच और कार्रवाई की मांग की है, जबकि एआर सहकारी ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार किया है। ये घोटाला तो बहुत पुराना है, लेकिन इसको उजागर करने का काम मैंने किया है, क्योंकि बार बार एआर कोऑपरेटिव द्वारा हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो 18 समितियां जो बरसों से बहुत दिनों से उसमें घोटाले चल रहे थे और उन कागजातों को घोटाला करके उन कागजातों को फूंक दिया गया। समिति भवन वही है, सचिव भी वही है, उन पर थोड़ा सा लिखा पढ़ी करके उन सचिवों को एआर कोऑपरेटिव द्वारा या एआर विभाग द्वारा छोड़ दिया गया। हम पर यह दबाव बनाया जा रहा है कि उन समितियों को बैंक में ले लिया जाए ताकि फिर से भ्रष्टाचार किया जा सके। मैंने लिखित रूप से कई लगभग 2-3 सालों से मैं विभाग को लिख रहा हूं कि जो 18 समितियां हैं उनमें कितने का गमन हुआ है, क्या है, लेकिन अभी तक वो नहीं बता पाए। लेकिन हमारे द्वारा उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है जो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा कि लगभग 18 समितियों पर 8 करोड़ रुपया बकाया है बैंक का। बैंक को नुकसान पहुंचाने में एडीसीओ एआर लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। या नीचे से ऊपर तक सचिवों द्वारा प्रति बोरी पैसे की वसूली करते हैं और इसका नतीजा है कि सचिव भी घोर भ्रष्टाचार करता है। और इसी मैं एक एग्जाम्पल दूं कि इसी साल डाई की नवंबर-दिसंबर में डाई यूरिया की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कृत्रिम अभाव पैदा करके ये सब अधिकतर खाद बिहार भेजने का काम किए और फर्जी तरीके से अंगूठा किसानों से लगवा करके और कुछ अपने चुनिंदे लोगों से जो है अंगूठा लगवा करके और फोरम पूरा करने का काम किए। जो डाई 1260 की मिलती है वह डाई मार्केट में ब्लैक मार्केट प्राइवेट दुकानों पर 1270 रुपये की मिलती है, 1700 की मिलती है। जो यूरिया 266 की है वह यूरिया जो है अभी जाएंगे तो आपको 340 रुपये मिलेगी। और एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ जो साधन सहकारी समिति है रात को 7:30 बजे डीसीएम से, जो बिहार की सटे सीमा न रही कि वह डीसीएम है, उस डीसीएम से खाद जो है बिहार जा रही थी। लेकिन अभी तक एआर कोऑपरेटिव द्वारा कोई एफआईआर नहीं किया गया है और इसमें एडीसीओ से लेकर के एआर की पूरी मिली भगत है। और मैं बता दूं कि जब से मैं चेयरमैन बना हूं यह बैंक फायदे में गया है, लेकिन जो अपेक्षा सचिवों से थी, एआर कोऑपरेटिव से थी, एडीसीओ से थी, वह जो है मुझे बिल्कुल उन लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा है। कैसे सरकारी पैसे का ठीक से दुरुपयोग हो उसकी वो लोग भरपूर चिंता कर रहे हैं। कमीशन का पैसा ये एडीसीओ को लेता है, एआर लेता है, यही लोग लेते हैं उनसे, और कौन लेता है? यही वो ले करके और अपना खाना पूर्ति करते हैं, उन लोगों का बचाव करते हैं। अगर आज एडीसीओ ठीक हो जाए तो हमको लगता है कि न खाद की कालाबाजारी होगी और न यूरिया की न डाई की किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसमें जो एडीसीओ और एडीओ कोऑपरेटिव है, एआर हैं, उन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। बैंक को कैसे ठीक से लूटा जाए इसकी लोग चिंता करते हैं। तो मैं व्यक्तिगत डीएम साहब से मैंने कहा है कि डीएम साहब जहाँ भी इस तरह की कालाबाजारी हो उन पर एफआईआर किया जाए और उन पर जोरदार तरीके से उनका इंतजाम किया जाए ताकि वो भविष्य में कालाबाजारी न कर सके। 8 करोड़ का घोटाला है, ये भी हमारे कार्यकाल के पहले का ही है और हम पर दबाव बना रहे हैं लोग कि उसको उन समितियों को, जैसे जो भ्रष्ट समिति है या जो गमन की समितियां हैं, उनको भी आप अपने बैंक में शामिल कर लीजिए। मैं उससे इनकार कर रहा हूं तो उल्टे फर्जी जो है हमारे बैंक के अधिकारियों को या हमको लोग परेशान कर रहे हैं और अपना एक समूह बना करके सचिवों को मिला करके अपना एक आंदोलन की रूपरेखा लोग तैयार कर रहे हैं। जो दस्तावेज जो जलाए गए थे वो किस समय जलाई गई थी और उसमें क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई? हमारे कार्यकाल के पहले का है वो जी, मेरे कार्यकाल के पहले का वो दस्तावेज जला दिए गए
वो लगभग 8 करोड़ रुपए लूट लिए गए और फिर उसी को नवीन समिति बना करके और फिर ये लोग रजिस्ट्रेशन करा करके और फिर उसको बैंक में सदस्य बनाना चाहते हैं, जो कि हमको लगता है कि मेरे गले नहीं उतर रहा है, कहीं से उचित नहीं है और मैं इसको होने भी नहीं दूंगा। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी जीत का दावा किया, लेकिन उप मुख्यमंत्री अरुण साह ने इसे झूठा और निराधार करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गलत सूचना फैला रही है, जबकि सच यह है कि भाजपा ने शहरी निकाय चुनावों में जीत हासिल की है और पंचायत चुनावों में भी भाजपा के उम्मीदवार जीत रहे हैं। साहू ने शपथ ग्रहण प्रक्रिया पर भी स्पष्टीकरण दिया, कहते हुए कि राज्य चुनाव आयोग शहरी निकाय चुनावों के अधिकारियों के लिए अधिसूचनाएं जारी करेगा और सभी प्रक्रियाएं नियमों के तहत ही पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी। देखिए, ये तो कांग्रेस में बदलाव की चर्चा पिछले 1.5 सालों से हम लोग सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के परिणाम जब से आया है तब से ये चर्चा चल रही है, तो कांग्रेस के इन चर्चों पर मत जाइए। कांग्रेस, मैंने जैसे कहा, दिल्ली में शून्य, छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में शून्यता की ओर कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकाय के निर्वाचित पदाधिकारियों की अधिसूचना जारी करेगी। अधिसूचना जारी होने के बाद नगर निगमों के जो नियम है उस नियम के हिसाब से 15 दिन में शपथ ग्रहण और सभापति का चुनाव और नगर पालिका नगर पंचायत में 30 दिन के अंदर शपथ ग्रहण और उपाध्यक्ष पद के चुनाव का प्रावधान है। उन प्रावधानों के अनुरूप जो है वो आगे की कार्यवाही होगी। पहला काम ये होगा, अभी राज्य निर्वाचन आयोग इसकी अधिसूचना जब भी जारी करेगी और उसके बाद 15 दिन नगर निगम के लिए और 30 दिन नगर पालिका नगर पंचायत के लिए निर्धारित है। उस निर्धारित अवधि में ये आगे की कार्यवाही होगी। तेलंगाना के श्री सैलिस लेफ्ट बैंक नहर सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रविवार सुबह बचाव कार्य जारी रहा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसे हम NDRF कहते हैं, सुरंग के अंदर गहरी पहुंच बना रहे हैं, जहां 8 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। शनिवार सुबह सुरंग के निर्माण कार्य के दौरान 50 लोग सुरंग में गए थे जब एक छत अचानक गिर गई। 8 लोग, जिनमें 2 इंजीनियर भी शामिल थे, फंस गए, जबकि 42 अन्य सुरंग के बाहर निकलने में सफल रहे। बचाव दल ने 13 किलोमीटर अंदर तक पहुंचने में सफलता पाई है, लेकिन मलबे के कारण सही स्थान की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री से संपर्क किया और बचाव कार्य पर चर्चा की। रिंग को दूर तक दिख रहे हैं, रिंग तो रिंग दूर तक। 13,500 में पंप स्टेशन 5 है ना ये। 13,500 क्या? और आवाजें आ रही है। 13,400। मनोज, श्रीनिवास, नहीं सर, बेल्ट डैमेज है इसके बाद में, बेल्ट डैमेज है ना इसके बाद। रात को लगभग 10 बजे हम लोग गए थे अंदर एक बार पता करने के लिए और सिचुएशन क्या है अंदर उसको देखने के लिए। ये जो लोकोमोटिव दिख रहे हैं आपको, इसी लोकोमोटिव का इस्तेमाल होता है टनल के अंदर जाने के लिए। ये टनल, इस जो गेट है,
इस गेट से 13.5 किलोमीटर तक हम लोग कवर किए थे। 13.5 किलोमीटर के जो डिस्टेंस है उसमें 11 किलोमीटर हम इस लोकोमोटिव से ट्रैवल किए थे। उसके बाद जो साइड में आप कन्वेयर बेल्ट दिख रहे हैं, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने इस कन्वेयर बेल्ट पे चढ़ के पैदल वहां से उसके ऊपर चल के किए थे। ठीक है, तो टोटल 13.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। कवर करने के बाद हमें जो टीबीएम है, जो टनल बोरिंग मशीन है, उसके जो लास्ट किनारा है वहां तक हम पहुंच गए थे। वहां पे जाके हमने जो ट्रैप्ड विक्टिम्स है, ट्रैप्ड मजदूर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके नाम से उनको पुकारा और उनको पता करने की कोशिश किए कि वो लोग कहाँ हैं, कुछ पता चल जाए, मगर कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि उसके बाद 200 मीटर का पैच और रह जाता है जिस एरिया में पूरी तरह से डेब्री से भरा है। तो जब तक वो डेब्री साफ नहीं होगा तब तक नहीं पता चल पाएगा कि जो विक्टिम्स हैं उनका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है और उनको हम कैसे निकाल पाएं। अभी तक बीच में 11 किलोमीटर का पैच, 11 किलोमीटर से 13 के बीच में जो 2 किलोमीटर का मैंने बताया, उस एरिया में काफी पानी है। तो पानी निकालने का प्रोसेस अभी चल रहा है। पानी जैसे ही एक बार निकल जाता है तो उसके बाद फिर जो डेब्री क्लियरेंस का प्रोसेस है वो शुरू होगा, फिर जो विक्टिम्स फंसे हुए हैं उनको निकाला जाएगा। हमारी पहली टीम जो है यहाँ पे लगभग 7 साढ़े 7 बजे पहुंच गई थी शाम को, कल शाम को। और उसके बाद फिर जो यहाँ के ऑफिशियल्स हैं और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं और स्टेट अथॉरिटीज हैं, उनसे बात करके डिस्कस किया जा रहा था कि किस तरह से हम इस सिचुएशन को हैंडल करें, किस तरह से आगे बढ़ें। अकॉर्डिंगली लगभग 10 साढ़े 10 बजे हम लोग यहाँ से एक छोटी सी टीम लेके कुछ लोग मिलके अंदर गए थे, ताकि अंदर का माहौल क्या है, अंदर सिचुएशन क्या है, ये देख पाएं। तो लगभग 10 बजे हम लोग गए थे और 2 बजे तक वापस आए थे। तो जाने में 1 घंटा समय लगता है इस ट्रॉली में, और उसके बाद पैदल जाने में टोटल 1 घंटे का समय लगता है। तो लगभग 2 बजे हम लोग वापस आए थे। फिर एक टीम और भेजी गई थी, जो टीम अभी वापस आई है। अब थोड़ी देर पहले ही, आधा घंटा पहले एक टीम वापस आई है। जैसे मैंने पहले ही बताया, डीवाटरिंग जरूरी है। उसके बाद जो वहां का रबल्स हैं, जो डेब्रीज हैं, उनको निकालना जरूरी है, जो विक्टिम्स हैं उनको निकालने के लिए। तो ये प्रोसेस चल रहा है, डीवाटरिंग प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद फिर डेब्रीज निकाला जाएगा। पूरा कितने ऑफिस रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोग हैं? हमारी बटालियन 10th एनडीआरएफ विजयवाड़ा में हेडक्वार्टर है। विजयवाड़ा से 3 टीम और एक टीम हमारी एक आरआरसी है हैदराबाद में, वहां से एक टीम। टोटल 4 टीम इस ऑपरेशन के लिए यहाँ पे मौजूद है, पहुंच सकी है कल। देखिए, विक्टिम्स का एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं पता चला है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जहां तक जो टीबीएम है उसका जो किनारा है 13.5 किलोमीटर पे है, और टनल उसके आगे 200 मीटर और मान लीजिए। तो ये 200 मीटर का एरिया रबल से भर गया है, मिट्टी से भरा हुआ है। तो ये जब तक साफ नहीं होगा, जब तक क्लियर नहीं होगा, और मैंने पहले ही बताया इस गेट से 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 13 किलोमीटर तक वो मिट्टी बाहर निकालना है। तो ये प्रोसेस लंबा चलेगा, इसमें टाइम लगेगा। एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे कि कितना समय लगेगा, फिर भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। देखिए कितना टाइम लगता है। जवारी साहू हमारा नाम है। हम लोग जब बुलर के पास गए, बुलर से हवा लिए, हवा लेके जाने के वक्त पानी बढ़ा, पानी बढ़ने के बाद मोल गिरने चालू हो गया। उसके बाद हम लोग देख करके पीछे भागने लगे। भागते भागते हम लोग आ रहे हैं, उस टाइम से मतलब आगे वाला आदमी पीछे रुक गया और हम लोग तो निकल गए। और जो निकलने के बाद भी पानी बहा के 2-3 लेबर को ढो के पीछे निकाल दिया। उस टाइम हम लोग जो बेहोश हो गया उसको भी हम लोग उठा करके बेल्ट में चढ़ाए। बेल्ट में चढ़ा करके उसको आधा घंटा तक हम उसको सोए, लंबे पड़ा दिए। लंबे पड़ा करके उसको हम लोग सुस्त किए। सुस्त करके खांधा में लिए, उसका बाँ पकड़ के उसके बाद हम लोग धीरे धीरे उसको हम लोग पीछे लाए। पीछे ला करके हम लोग बेल्ट एक बार मोल गिरा ना, उस टाइम झटका मारा। उस टाइम हम लोग नीचे आए। नीचे आके उसको हम लोग साथे
पकड़ के बाहर लाए। कितने जन थे जनता तो हम लोग कम से कम 30-35 था, लेकिन उस जगह में 8 पीस मतलब अंदर रह गए हैं, बाकी लोग सब आ गए हैं। उन लोग कहाँ से झारखंड से आए। झारखंड से है और गुमला। कौन थे आपको पता है? हम लोग को मालूम है कौन को फंसा हुआ है इसको। नाम बता दो। एक अनुज है, एक संदीप है और संतोष है, जगता है और 2 साहब है और 2 रमेश वाला है। पूरा कितने लोग हैं? 8 आदमी है। 8 आदमी है उसमें। अभी तो लग रहा है कि हम लोग को जिंदा है जैसे लग रहा है, अब जाके देखेंगे तब ना। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।